जय हिंद बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जो यूपी कैडेट एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, और कभी कभी जो है 3 से 4 प्रश्न भी आते हैं। जो बच्चे एग्रीकल्चर से हैं, ठीक है, यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम में कभी कभी 4 से 5 प्रश्न आ जाते हैं इस चैप्टर से। ये पूरी यूनिट है, ठीक है। और जो बच्चे मैथ्स या बायो ग्रुप के हैं, उनके एग्ज़ाम में ये जो वीडियो है बेसिक के लिए काम करेगा। कम से कम 2 क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग, चाहे आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हो, चाहे मैथ्स ग्रुप से हो, चाहे बायो ग्रुप से हो, सभी ग्रुप के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले बच्चे खास ध्यान दें कि कभी कभी जो है इससे ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वेव मोशन, ये जो आपकी यूनिट है, ठीक है, वेव मोशन है, तरंग गति। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को बच्चों ये जानना होगा कि जो है तरंग होता क्या है, वेव क्या है, व्हाट इज़ वेव। सबसे पहला पॉइंट है वेव क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे, व्हाट इज़ वेव, ठीक है। वेव यानी तरंग। तरंग क्या है, जैसे मान लो जो है तालाब है, ठीक है। तालाब में जब हम लोग पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो ये तालाब है, ठीक है, इसमें पानी है। और जब यहाँ पर पत्थर फेंकते हैं, जहाँ पर पत्थर गिरता है तो वहाँ पर एक डिस्टरबेंस पैदा कर देता है। डिस्टरबेंस का मतलब हलचल, ठीक है। तो जो हलचल उत्पन्न होता है उसी हलचल को कहते हैं तरंग। तरंग का मतलब होता है डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का मतलब होता है हलचल। ध्यान रखिएगा, तरंग, तरंग को अंग्रेजी में कहते हैं वेव। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी टर्मिनोलॉजी बताई जा रही। तरंग का मतलब वेव होता है, अब वेव का मतलब डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस को हिंदी में बोलते हैं विक्षोभ, ठीक है। तरंग क्या है, व्हाट इज वेव। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है जो एक निश्चित चाल से माध्यम में आगे बढ़ता है, ठीक है। और जो विक्षोभ होता है उसकी जो गति होती है उसको बोलते हैं वेव मोशन, उसे कहते हैं तरंग गति। क्या लिखा है, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जिसमें माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति से स्थायी रूप से विस्थापित हुए बिना ऊर्जा का संचरण करते हैं। तो इस पूरे का मतलब हमने आपको बता दिया। तरंग क्या है, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है जो एक निश्चित चाल से माध्यम में आगे बढ़ता है, ठीक है। अब देखो, जब किसी माध्यम में तरंग हम लोग उत्पन्न करते हैं, जब किसी मीडियम में हम लोग वेव उत्पन्न करते हैं, तो मीडियम के पार्टिकल कंपन करना शुरू कर देते हैं। जब किसी माध्यम में तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, जब किसी माध्यम में तरंगें उत्पन्न की जाती हैं तो माध्यम के कण वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, कंपन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, तरंगे अपने साथ क्या ले जाती हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता, वेव्स कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ। एनर्जी एंड मोमेंटम बहुत पूछा जाता, कई बार पूछा जा चुका है। ऊर्जा और संवेग तरंगे अपने साथ ले जाती हैं। जो यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर नोट कर लें। तरंगे अपने साथ ले जाती हैं, तरंगे अपने साथ ले जाती हैं। आंसर लिखो, ऊर्जा व संवेग दोनों, ऊर्जा व संवेग। एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ, वेव्स कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग, जो है कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव, हमको ये जानना है कि तरंग कितने प्रकार की होती हैं। बच्चों, जो तरंगे होती हैं दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल वेव। और दूसरा होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक होता है मैकेनिकल वेव, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दो तरीके की तरंगें होती हैं। यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं, वे तरंगें जिनको चलने के लिए, जिनके संचरण के लिए, जिनके प्रोपोगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए
जिनके संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है, पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें मैकेनिकल वेव कहते हैं, उन्हें यांत्रिक तरंग कहते हैं। और यांत्रिक तरंग का दूसरा नाम है इलास्टिक वेव। यांत्रिक तरंगों को, यांत्रिक तरंगें जो होती हैं उन्हें प्रत्यास्थ तरंग भी कहा जाता है, ठीक है। और वे तरंगे जिनको चलने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए, जिनके संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अयांत्रिक तरंग कहते हैं, उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, उन्हें नॉन मैकेनिकल वेव या नॉन इलास्टिक वेव, ठीक है, या उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है, ठीक है। चाहे आप उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलो, चाहे उनको अयांत्रिक बोलो, चाहे उनको नॉन इलास्टिक बोलो, अप्रत्यास्थ बोलो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यांत्रिक तरंगों के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग कौन कौन सी हैं? यांत्रिक तरंग का मतलब जैसे रस्सी में उत्पन्न तरंग, ठीक है, रस्सी में उत्पन्न तरंग, ध्वनि तरंग, साउंड वेव, एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। यांत्रिक तरंग के उदाहरण, रस्सी में उत्पन्न तरंग, ध्वनि तरंग, जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, ये सब जो होती हैं ये मैकेनिकल होती हैं, यांत्रिक। और जो प्रकाश तरंगें होती हैं, लाइट वेव, प्रकाश तरंग जो होती है वैद्युत चुंबकीय होती है, ध्यान रखिएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, इसको नॉन मैकेनिकल भी कहते हैं, नॉन इलास्टिक भी कहते हैं, अप्रत्यास्थ भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद अब हम देखना चाहेंगे कि जैसे हमने कहा कि जब किसी माध्यम में तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, जब किसी माध्यम में तरंगें हम लोग उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण कंपन करना शुरू कर देते हैं। When we produce wave in a medium, then medium particles vibrate simple harmonically। जब हम लोग माध्यम में तरंग उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण कंपन करते हैं। तो कंपन जो होता है, कणों के कंपन की दिशा के आधार पर, कणों के कंपन की दिशा के आधार पर, कणों के कंपन की दिशा के आधार पर जो यांत्रिक तरंगें होती हैं दो तरीके की होती हैं। मैकेनिकल वेव दो तरीके की होती हैं। यांत्रिक तरंगें दो तरीके की होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ, बच्चों ट्रांसवर्स अंग्रेजी में बोलते हैं। मैकेनिकल वेव दो तरीके की होती है, ट्रांसवर्स, और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य का मतलब लॉन्गिट्यूडनल, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ, और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य। यांत्रिक तरंगें दो तरीके की होती हैं। अब देखो अनुप्रस्थ क्या होती हैं। जैसे तरंग के चलने की दिशा ये है, मान लो तरंग इस दिशा में चल रही, तो इसको कहते हैं तरंग के संचरण की दिशा। तरंग के संचरण की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा ये है। और माध्यम के कण अगर ऐसे लंबवत कंपन करें, इस तरीके से कंपन करें, तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करें, तो ऐसी तरंग को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कणों का संचरण होता है, तो माध्यम के कणों का कंपन होता है तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत, ठीक है। तो ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो ऐसी तरंगों को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अगला पॉइंट ये है कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो श्रृंगों और गर्तों के रूप में चलती है, इस रूप में चलती हैं। जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना, जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो श्रृंगों और गर्तों के रूप में चलती हैं। ध्यान रखिएगा, ये होता है क्रेस्ट श्रृंग, ये भी क्रेस्ट है श्रृंग है, ये भी क्रेस्ट है श्रृंग है, ये ट्रफ है, ट्रफ मतलब गर्त, ये भी ट्रफ है गर्त। तो ये श्रृंग है, ये भी श्रृंग है, ये भी श्रृंग है, और ये क्या है? गर्त है, ये भी गर्त है। तो श्रृंगों और गर्तों के रूप में चलती हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं। ठोसों में क्यों उत्पन्न की जा सकती है? क्योंकि उनमें रिजिडिटी होती है। अनुप्रस्थ तरंगें केवल उन्हीं माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है जिनमें रिजिडिटी होती है, जिनमें कठोरता होती है,
जिनमें दृढ़ता होती है उन्हीं माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। तो दृढ़ता किस में होती है? ठोसों में। केवल एक एक्सेप्शन है, द्रव की सतह। द्रव की सतह पर भी अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं, ध्यान रखिएगा। द्रव की सतह एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है। बाकी अनुप्रस्थ तरंगें उन्हीं माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें कठोरता होती है, जिनमें रिजिडिटी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो उत्पन्न की जा सकती हैं केवल ठोसों में, जल की सतह को छोड़कर, क्योंकि जल की सतह पर भी अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये जो हमने बताया कि अनुप्रस्थ तरंगें ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट और ट्रप के रूप में चलती हैं, श्रृंगों और गर्तों के रूप में चलती हैं। तो बच्चों, दो लगातार श्रृंग हों या दो लगातार गर्त हों, इनके बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये वेव लेंथ होता है, लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें किस रूप में चलती हैं? श्रृंग और गर्त के रूप में। दो लगातार श्रृंग हो या दो लगातार गर्त हो, इनके बीच की जो दूरी होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं, उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये तरंग दैर्ध्य, लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य, ये वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा आगे यहाँ पर है वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिनके संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम आवश्यक नहीं है, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उन्हें कहते हैं अयांत्रिक तरंग, उन्हें कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, उन्हें कहते हैं अप्रत्यास्थ तरंग, नॉन इलास्टिक वेव कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल कैसे याद करोगे? याद करने का तरीका बता रहे हैं हम आपको। RMIVUXG, इतने उदाहरण हैं बच्चों। ये जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उदाहरण है। कैसे याद रखो? RMIVUXG, RMIVUXG। आर मतलब होता रेडियो वेव, आर मतलब क्या होता? आर मतलब होता रेडियो वेव, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग होता है। एम का मतलब होता माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग। आई मतलब होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को हिंदी में बोलते हैं अवरक्त तरंग। वी का मतलब विजिबल, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। यू का मतलब होता अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी तरंग। यक्स मतलब होता एक्सरे, एक्सरे मतलब यक्स तरंग। जी मतलब होता गामा रे, गामा तरंग। फिर से समझिएगा, आर मतलब रेडियो तरंग, एम का मतलब माइक्रो तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, इंफ्रारेड, ये आपका अवरक्त हो जाएगा। वी का मतलब विजिबल, दृश्य प्रकाश। यू अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी। यक्स, यक्स तरंग। जी गामा तरंग। ठीक है, ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उदाहरण याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इतना, यहाँ पर लिखा है गामा तरंग, एक्स तरंग, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंग, ये सब यहाँ तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सब क्या है? ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग है या कौन सी नहीं है, याद रखिएगा। किसी बंधी हुई रस्सी के एक छोर को पकड़कर हिलाने पर उत्पन्न तरंग, सितार के तार को छोड़ने पर तरंगें, ये सब अनुप्रस्थ होती हैं। जहाँ पर डोरी से संबंधित बात आ जाए, डोरी या तार की बात आ जाए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स। और एक चीज़ और समझ लेना, जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती ना, इनकी प्रकृति कभी कभी पूछ लिया जाता। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, आंसर इसका अनुप्रस्थ बच्चों। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स होती है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनका जो नेचर होता ना, वो ट्रांसवर्स होता है, वो अनुप्रस्थ होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी तरंग जो है, जैसे हमने कहा था यांत्रिक तरंग दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक होती है अनुप्रस्थ, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तो हम लोगों ने देख लिया, अब अनुदैर्ध्य की बात करते हैं। अनुदैर्ध्य में क्या होता? जिस दिशा में तरंग चलती है, ये तरंग के संचरण की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा
तरंग के संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तरंग के संचरण की दिशा ये है। और उसी दिशा में माध्यम के कण कंपन करें, उसी दिशा में या उसी के समांतर, तो ऐसी तरंग को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के रूप में ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है। साउंड वेव, साउंड वेव जो होता है एग्जाम्पल होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। अब ये जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती ना, ये संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। इस रूप में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ऐसे कहीं कहीं माध्यम के कण बहुत पास पास कंपन कर रहे होते हैं और कहीं कहीं दूर दूर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ पर फिर पास पास माध्यम के कण आ जाते हैं, फिर क्या होता है दूर दूर चले जाते हैं। ये संपीड़न है, विरलन है, संपीड़न है, विरलन है। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के रूप में तरंगें चलती हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, वो संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। दो लगातार संपीड़न या दो लगातार विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य लैम्डा कहते हैं। ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा कहा जाता है। ये देखिए संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। ठीक है। और ये जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो सभी प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। जैसे सभी प्रकार के माध्यम का क्या मतलब है? अनुदैर्ध्य तरंगें ठोसों में भी उत्पन्न की जा सकती हैं, द्रवों में भी उत्पन्न की जा सकती हैं, गैसों में भी उत्पन्न की जा सकती हैं, सभी में उत्पन्न की जा सकती हैं। अब कभी कभी पूछा जाता है कि अनुदैर्ध्य तरंगों की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? अनुदैर्ध्य तरंग मतलब ध्वनि तरंग सबसे ज़्यादा चाल कहाँ होती है? तो ठोसों में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है और गैस में सबसे कम होती है। और बच्चों निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। अगर ये पूछा जाए निर्वात में ध्वनि की चाल, निर्वात में ध्वनि की चाल जो होती है वो शून्य होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो निर्वात में ध्वनि की चाल 0 पूछा जा चुका है एग्जाम में। और अनुदैर्ध्य तरंगें संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ठोस, द्रव व गैस। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल कहाँ होती है? ठोसों में। सबसे कम कहाँ होती है? गैस में। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0 होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये नोट कर लो, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं। समुद्र में जो तरंग उत्पन्न होती हैं वो ट्रांसवर्स भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं, दोनों होती हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं तरंग की विशेषताएं। तरंग की विशेषताएं क्या है? कौन कौन सी विशेषताएं हैं तरंग की? पहली विशेषता यहाँ पर परावर्तन दिया गया है। परावर्तन भी तरंग की एक विशेषता है कि तरंग जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वो वापस आ जाती है। किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आना, ये परावर्तन कहलाता है। तरंगों का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस होना, इसका मतलब रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब लौटना। और ये परावर्तन की घटना ध्वनि में भी होता है और प्रकाश में भी होता है। दोनों तरंगों की विशेषताएं हैं, दोनों के अभिलक्षण हैं। इसी तरीके से अपवर्तन, तरंग का अपवर्तन भी होता है। तरंग की वह विशेषता है, यह तरंग की वह विशेषता है जिसके कारण तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। मतलब जब तरंग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो तरंग को जिस रास्ते से जाना चाहिए तो उस रास्ते से ना जाकर किसी दूसरे रास्ते से जाने लगती है। ऐसी घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये आपको प्रकाश में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये आगे वाले पॉइंट, बस इतना ध्यान रखना। तरंग का परावर्तन होता है, तरंग का अपवर्तन होता है। ठीक है, ध्वनि में भी होता है और प्रकाश में भी होता है, दोनों का होता है। आगे देखो, अगली विशेषता का नाम है, तरंग से संबंधित अगली विशेषता विवर्तन। विवर्तन का मतलब होता है डिफ्रैक्शन। यह तरंग की वह विशेषता है जिसमें वह किसी बाधा के किनारों से मुड़ जाती है। जैसे हम लोग कमरे में बैठे हैं
और हम लोग जब बातचीत करते हैं तो खिड़कियों से होकर के बात थोड़ा सा बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो अगर जो है आवाज़ अंदर थी वो बाहर चली गई, तो जिस घटना के कारण से आवाज़ बाहर जाती है उसे कहते हैं विवर्तन। इसी प्रकार से जैसे मान लो कोई दीवार है, ठीक है, दीवार के पीछे कोई ढोलक बजा रहा है, तो दूसरी तरफ, दीवार के दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता तो उसको आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो कैसे सुनाई पड़ती है? वो ध्वनि तरंग कैसे पहुंचती है? विवर्तन के कारण से होती है। तो विवर्तन भी तरंग की एक विशेषता है, ठीक है। देखो, अगर कमरा बंद है, अंदर में लाइट जल रही, तो लाइट जो है बाहर कम जा पाती है, लेकिन अगर अंदर में कोई भी मान लो ध्वनि उत्पन्न करे, मान लो चिल्लाने लगे, कोई बच्चा रोने लगे अंदर कमरे के, तो आवाज़ बाहर तक पहुंच जाती है। इसका मतलब ध्वनि का विवर्तन आसानी से हो जाता है, लेकिन प्रकाश का डिफ्रैक्शन आसानी से नहीं हो पाता। अगली विशेषता है व्यतिकरण। बच्चों, नेक्स्ट जो विशेषता है वो व्यतिकरण है। तो व्यतिकरण, ये सारी विशेषताएं जितने भी हैं अभी केवल नाम याद रखिए। तरंग की विशेषताएं कौन कौन सी हमने बता दिया। परावर्तन, इनके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा हमने बताया आपको विवर्तन, और चौथा हमने बताया व्यतिकरण। ये सारे हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। सबको पढ़ना, अभी केवल नाम याद रखिए, तरंग से संबंधित विशेषताएं, ठीक है। अब आगे जो है देखते हैं। देखिए, अब हम लोग जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण देखेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या होता है? ध्वनि तरंग। याद रखिएगा, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये पॉइंट याद होना चाहिए, जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करता है। ध्वनि एक ऊर्जा है, ध्यान रखना। जो तरंग है एक एनर्जी का रूप है, ठीक है। न्यूटन के अनुसार ध्वनि का वेग माध्यम की प्रत्यास्था और उसके घनत्व पर डिपेंड करता है। कभी कभी पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ध्वनि का वेग दो बातों पर डिपेंड करता है, एक माध्यम की प्रत्यास्था पर, एलास्टिसिटी पर, ये पॉइंट नोट करो, और दूसरा डेंसिटी, दो पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। न्यूटन के अनुसार किसी माध्यम में ध्वनि की चाल का जो सूत्र होता है वो नोट कर लो। v बराबर होता √ प्रत्यास्थता गुणांक E/d, या अंडर रूट के अंदर है। v बराबर √E/d, ठीक है। ध्वनि का वेग v, घनत्व d, माध्यम की प्रत्यास्था E हो तो ध्वनि के वेग का ये फार्मूला होता है। न्यूटन का कहना है ये। न्यूटन के अनुसार किसी भी माध्यम में, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सभी प्रकार के माध्यम में ध्वनि का जो वेग होता है v बराबर √E/d होता है। E मतलब प्रत्यास्थता गुणांक, d मतलब माध्यम का घनत्व, ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल तो हमने बता ही दिया आप लोगों को, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये दिख रहा है, अगर वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ती है, पूछा जाता है। अगर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है तो इसका मतलब ताप कितना बढ़ा होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये भी पॉइंट बता चुके हैं, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ठोसों में, ठीक है। फिर उससे कम द्रव में, सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है, ठीक है। ध्वनि का वेग देखो, कुछ माध्यम में ध्वनि के वेग दिए गए हैं बच्चों, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे शुष्क वायु में ध्वनि का वेग दिया गया 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर शुष्क वायु हो लेकिन टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 343 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। और हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग 1269 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। आसुत जल में दिया गया 1498 मीटर पर सेकेंड। लकड़ी में दिया गया 3700 मीटर पर सेकेंड। लोहे में दिया गया 5130 मीटर पर सेकेंड। पायरेक्स कांच में दिया गया 5170 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों, ध्वनि आप ध्यान रखिएगा कि ध्वनि जो होता है एक ऊर्जा का स्वरूप है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला पॉइंट है ध्वनि तरंग की विशेषताएं। विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब पहली विशेषता परावर्तन है, या ध्वनि की वह विशेषता है जिसके कारण वह किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाती है। परावर्तन का मतलब ही होता लौटना, टकराने के बाद वापस लौट आए। इसके बाद है
प्रतिध्वनि क्या है, इको क्या होता है? इको क्या होता है? प्रतिध्वनि एक प्रावर्तित ध्वनि है जो साउंड रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमें सुनाई पड़ती है, उसे कहते हैं इको, उसे कहते हैं प्रतिध्वनि, जिसे स्पष्ट सुना जा सकता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी, जैसे मान लो ये परावर्तक है, रिफ्लेक्टर, ये मान लो कोई दीवार है या रिफ्लेक्टर है, यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ साउंड जनरेट हो रही है यहाँ से, और ये साउंड यहाँ टकरा रही, टकराने के बाद लौट रही है। तो ये स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर लिखा हुआ, बट 17 मीटर कभी कभी ऑप्शन में लिखा होता है। यदि दो ध्वनियों के बीच समयांतराल 1/10 सेकेंड से कम है तो हमारा कान इस ध्वनि को नहीं सुन पाता है। ठीक है, मतलब दो ध्वनियों को डिफ्रेंशिएट करने का मतलब एक ध्वनि कान पर पहुंची, फिर 1/10 सेकेंड के बाद अगर दूसरी ध्वनि पहुंचेगी तो हमको दो ध्वनियाँ अलग अलग सुनाई पड़ेगी। अगर दो ध्वनियों के बीच का टाइम इंटरवल 1/10 सेकेंड से कम है तो हमें दो ध्वनियाँ नहीं सुनाई पड़ती हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग एक ही ध्वनि सुन पाएंगे, दूसरी नहीं सुन पाएंगे। तो दो ध्वनियों को अलग अलग सुनने के लिए समयांतराल उनके बीच कितना होना चाहिए? कम से कम 1/10 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है अपवर्तन। ध्वनि तरंग की वह विशेषता जिसके कारण वे माध्यम परिवर्तन से अपने मूल पथ से विचलित हो जाते हैं। हमने पहले बता दिया, अपवर्तन का मतलब है जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने प्रारंभिक पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है। इसी घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये तरंग की एक विशेषता जिसके कारण माध्यम परिवर्तन होने से अपने मूल पथ से विचलित हो जाते हैं। अपवर्तन के कारण ही ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछा जाए क्या कारण है कि ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ता है, उसका क्या कारण है? तो आप कहेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। इस तरीके से बच्चों हमने आप लोगों को जो है ध्वनि यानी तरंग से संबंधित जो कुछ बातें आप लोगों को हमने बताया है। इसी तरीके से में और भी लेक्चर बनेंगे साउंड में। आप सभी लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए और कोशिश करिए कि हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की क्लासेस जो है हमारे एप्लीकेशन में जो है मिलती रहे आप लोगों को। और हमारी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है 27 अप्रैल से। जो है मैथ ग्रुप की अलग टेस्ट सीरीज की व्यवस्था है, बायो ग्रुप वालों की अलग है। जो हमारे एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है 15 से 20 टेस्ट सीरीज का जो है सेटअप बनाया गया है, व्यवस्था की गई है। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जो है हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लें, मिनिमम फीस है। और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन जरूर करें। जो बच्चे मान लो नहीं कोर्स को ज्वाइन कर पा रहे हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें। 27 तारीख से उनको 200 क्वेश्चन की जो है एक एक पेपर मिलता रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, उनको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, उनकी रैंकिंग पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। धन्यवाद।